हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फ़िज़िक्स 7th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 9th। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं परिणामित्र। बच्चों ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, दरअसल ये ट्रांसफॉर्मर का हिंदी अनुवाद है। परिणामित्र पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर आज पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा बच्चों, आपके गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर करता क्या है, यानी क्या है ये। यानी सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हम आंसर डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, मतलब ये क्या काम करेगा, हम किस काम के लिए इसको प्रयुक्त करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट के विभव को परिवर्तित करता है, को चेंज करता है। यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, यानी वोल्टेज चेंज करने के काम आता है बच्चों। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करना, यानी टू चेंज द पोटेंशियल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों, इसका कार्य है कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बदलता है, कम से ज़्यादा करता है, ज़्यादा से कम भी करता है। तो कम से ज़्यादा करना और ज़्यादा से कम करना दोनों अलग अलग क्रियाएं हो गई। तो इसीलिए इन दोनों क्रियाओं के मद्देनज़र ट्रांसफार्मर बच्चों दो प्रकार के हो जाते हैं, अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। एक बात और नोट करनी है बच्चों कि ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के पोटेंशियल को ही चेंज करने के काम में आता है, दिष्ट धारा के वोल्टेज को नहीं बदल सकता। ये बात गौर से सुन लीजिए, ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर कभी भी दिष्ट धारा के वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इस क्वेश्चन का जवाब भी थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो अगला क्वेश्चन कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है। सिद्धांत की बात करेंगे बच्चों। तो बच्चों इसका जो सिद्धांत है, आपने पिछले चैप्टर में एक अन्योन्य प्रेरण की घटना पढ़ी थी। तो ट्रांसफार्मर बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये सिद्धांत क्या है आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। अन्योन्य प्रेरण क्या था बच्चों, जब दो कुंडलियाँ एक दूसरे के निकट रखी होती हैं। ये हमने पढ़ाया था बच्चों कि जैसे एक कुंडली, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, पीछे पढ़ चुके हैं। एक ये दूसरी कुंडली है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है और इसमें धारा बह रही है। तो जब इस परपथ में बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो इसके पास में जो कुंडली रखी है उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, धारामापी में विक्षेप आ जाता है। ये घटना क्या थी बच्चों, अन्योन्य प्रेरण। यानी एक कुंडली में धारा में परिवर्तन किया और दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो गई, जबकि इसमें कोई धारा का स्रोत नहीं है। यही घटना बच्चों अन्योन्य प्रेरण थी। अब मैं यहाँ ज़्यादा विस्तार में चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो यहाँ थोड़ा सा संकेत देना था मुझको। तो ट्रांसफार्मर बच्चों किस पर काम करेगा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अब उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अन्योन्य प्रेरण की घटना बच्चों यहाँ जो हम करेंगे अन्योन्य प्रेरण,
तो यहाँ अभी मैंने बैटरी लगाई है, ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बदलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत अगर यहाँ लगाया होता बच्चों मैंने इस सेल की जगह, तो प्रत्यावर्ती धारा तो लगातार बदलती है। आपको ये ग्राफ पता है कि पहले बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर शून्य होती है, फिर विपरीत दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में मैक्सिमम होती है, फिर शून्य होती है। इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा हर समय उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा के मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उत्पन्न होता रहेगा। इसी सिद्धांत पर ये ट्रांसफॉर्मर कार्य करेगा। यहाँ हमें दिष्ट धारा को बदलना पड़ रहा था, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा तो लगातार ही बदल रही है, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। जब धारा बदल रही है तो फ्लक्स बदलेगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये रहा बच्चों इसका सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं इसकी बनावट पर, कंस्ट्रक्शन, रचना, ट्रांसफार्मर होता कैसा है, यानी कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों ट्रांसफार्मर की रचना की बात करें तो इसमें दो मेन चीज होती हैं। एक होती है बच्चों पटलित क्रोड, पटलित क्रोड, और दो कुंडलियां, एक प्राथमिक कुंडली और अगली द्वितीय कुंडली। ठीक है बच्चों, तो इसकी बनावट में हमने ये तीन भाग लिखे हैं, एक पटलित क्रोड, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। अब इसकी बनावट की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले क्रोड की बात करेंगे। इसका जो मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का, क्रोड, जिस पर कुंडली लपेटी जाती हैं। तो बच्चों ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो हमने लिखा है पटलित क्रोड। इसका क्या अर्थ है? पटलित क्रोड यानी लैमिनेटेड कोर। तो ट्रांसफार्मर की बच्चों जो क्रोड बनाई जाती है वो एक मोटी सी क्रोड बनाई जाती है, वो पत्तियों को मिला मिला करके बनाई जाती है, एक ठोस पीस नहीं लेते हैं। ये नरम लोहे की पत्तियों को जोड़ करके मिला के एक दूसरे से पृथककृत भी रखेंगे। उन पत्तियों पर वार्निश की सहायता से एक पेंट होगा जिससे वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहेंगी, वैद्युत रोधी रहेंगी एक दूसरे से, और क्रोड बन जाएगी। बहुत सारी पत्तियों को मिला मिला करके एक क्रोड बनाई जाएगी। तो बहुत सारी पत्तियों को मिला मिला के बनाया है, इसलिए ऐसी क्रोड को पटलित क्रोड कहते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ समझाता हूँ कि क्रोड बच्चों आकृति, क्रोड की आकृति कुछ भी हो सकती है, गोल क्रोड हो सकती है, आयताकार हो सकती है। तो जैसे मैं यहाँ एक बना के दिखाता हूँ कि जैसे मैंने एक ये क्रोड ली, जैसे ये एक पत्ती है बच्चों, एक ये पत्ती है, ऐसे एक के ऊपर एक बहुत सारी पत्तियां मिला करके मोटी सी क्रोड बना ली जाएगी। आप समझना, एक ये पत्ती है, इसके ऊपर एक और पत्ती, इसके ऊपर एक और पत्ती, इसके ऊपर एक और पत्ती, तो बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी हो जाएंगी और इस टाइप से क्रोड बन जाएगी बच्चों ट्रांसफार्मर की। तो हम ऐसी एक सॉलिड भी ले सकते थे, लेकिन ऐसी ठोस नहीं बनाएंगे, पत्तियों से मिला मिला के बनाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? पत्तियों से मिला के क्यों बना रहे हैं पीछे हम बता चुके हैं, जिससे भंवर धाराएं क्षीण हो जाएं और वैद्युत ऊर्जा की हानि कम हो। तो बच्चों ये बहुत सारी पत्तियां हैं इस तरीके से, अब आप समझ रहे होंगे कि पत्तियों को मिला करके बनाई है ये क्रोड। अभी मैं क्रोड की बात कर रहा हूँ, केवल ये पत्तियां हैं, आप अब चित्र से समझ गए होंगे। बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करके एक मोटी सी क्रोड बना ली, जो कि पटलित क्रोड कहलाती है। अब बच्चों क्रोड की आकृति कुछ भी हो सकती है, आप उससे कंफ्यूज ना हो कि सर ने ऐसी क्रोड बना दी है, ठीक है ना। तो देखो क्रोड ऐसी भी हो सकती है। अब इसमें क्या होगा कि एक कुंडली बच्चों यहाँ लपेटी जाएगी,
अभी मैं रफ बना रहा हूँ। एक कुंडली इधर लपेटी जाएगी, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली, जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा, जिस प्रत्यावर्ती धारा के विभव को चेंज करना चाहते हैं वो एक कुंडली पे लगा दिया जाएगा, उसको प्राथमिक कहेंगे। और परिवर्तित होने के बाद जो वोल्टेज हमें चाहिए वो द्वितीयक कुंडली से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बच्चों अभी मैंने क्रोड की बात की है। अब क्रोड बच्चों ऐसी भी हो सकती है, इसे समझ रहे हैं आप। ऐसी बहुत सारे हमने पत्तियों से मिलके इसको भी बनाया है। बहुत सारी पत्तियां हैं ये बच्चों। ऐसे ही आपको ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि कुंडली यहाँ लपेटी जाएगी, एक कुंडली इधर और यहीं पर दूसरी कुंडली लपेटी जाएगी ऐसे। तो कोई भी आकृति हो सकती है बच्चों क्रोड की। अब ये क्रोड का एक वीडियो दिखाता हूँ बच्चों। मैं एक शॉप पर गया था जहाँ एक क्रोड ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा था, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्रोड पत्तियों से मिलकर कैसे बनती है। तो आप अभी 1 सेकंड बाद अभी आपको ये वीडियो दिखेगा, उसमें क्रोड का बनना देखिएगा। तो बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरीके से पत्तियों को मिला मिला करके क्रोड बन रही थी और काफ़ी मोटी क्रोड बन चुकी थी। तो अब बच्चों मैं इस टाइप की क्रोड को कंसीडर करके ट्रांसफार्मर को समझाता हूँ। आकृति क्रोड की कैसी भी हो, सिद्धांत वही रहेगा, क्रियाविधि वही रहेगी, वैसे ही काम करेगा। तो बच्चों जैसे ये क्रोड है, तो इस क्रोड को हम लेमिनेटेड कोर कहेंगे, जो कि पत्तियों से मिलकर बनाई है। अब इस पर कुंडलियाँ लपेटी जाएंगी। तो बच्चों एक साइड में, जैसे यहाँ पर मैंने एक कुंडली लपेट दी, ठीक। अब एक कुंडली इधर, अब इन कुंडलियों में आप गौर से देखिए, इधर बच्चों फेरों की संख्या मैंने कम रखी है, इधर फेरों की संख्या ज़्यादा रखी है। तो जिधर फेरों की संख्या कम होगी उधर का जो वायर है, ये बच्चों तांबे के तार हैं जिस पर पॉलिश हो रही है, और ये एक दूसरे से और क्रोड से भी पृथककृत हैं, यानी इंसुलेटेड हैं। इनसे कोई संपर्क नहीं है, भले ही उस पर लिपटी है, लेकिन पॉलिश से उनको वैद्युत रोधी कर दिया गया है ये। तो इधर जो कुंडली है बच्चों, जिधर फेरों की संख्या कम है वो मोटे तार की कुंडली होगी, ये वायर मोटा होगा। तो मैं इसको मोटा सा बनाता हूँ बच्चों। ये वायर तांबे का जो तार है, जिधर फेरे कम हैं उधर का तार हम मोटा लेते हैं। जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा है इधर वो तार पतला होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। ये मोटे तारों की कम फेरों की कुंडली हो गई, और इसको मैं कह रहा हूँ प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली बच्चों वो होगी जिस पर प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया जाएगा, जिसको हमें चेंज करना है, ठीक है।
प्राथमिक कुंडली दैट इज प्राइमरी कॉइल, और ये अधिक फेरों की पतले तांबे के तार की कुंडली है, ये बच्चों द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली दैट इज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों ट्रांसफार्मर। यहाँ हम प्रत्यावर्ती विभव आरोपित करेंगे और यहाँ हमें चेंज वोल्टेज वाला प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी जो परिवर्तित हो चुका होगा वोल्टेज। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम से ज़्यादा भी कर सकता है और ज़्यादा से कम भी कर सकता है। इसी दोनों क्रियाओं के कारण ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। पहला होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कौन सा बच्चों? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या कहना चाह रहे थे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसका काम क्या है बच्चों? ये प्रत्यावर्ती धारा के कम विभव को अधिक विभव में बदलेगा। क्या करेगा? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर दैट इज, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी क्या करेगा? निम्न विभव को, यानी जो लो वोल्टेज होंगे उसको कन्वर्ट कर देगा उच्च विभव में, हाई वोल्टेज में। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, एक अगर ट्रांसफार्मर की आदर्श स्थिति की बात की जाए तो वोल्टेज बदलता है उसी रेशियो में करंट भी बदल जाती है, जिससे कि शक्ति सेम बनी रहे। यहाँ पावर का फैक्टर, पावर को लेके चलेंगे कि जितनी इनपुट पावर है उतनी ही पावर हमें आउटपुट में मिल रही है। तो जब विभव बच्चों बढ़ेगा तो उसी अनुपात में धारा कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि निम्न विभव की, उस समय जब विभव निम्न होगा तो P = VI होता है बच्चों, पावर बराबर VI। ये नियत रहना है आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में। तो जब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, जिससे कि दोनों का गुणा कांस्टेंट बना रहे। जैसे अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट हाफ हो जाएगी, जिससे कि V/I कांस्टेंट ही रहे। तो जब निम्न विभव होगा तो बच्चों उस समय धारा प्रबल होगी, निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा होगी। वो किस में बदलेगा? जब विभव उच्च हो गया तो धारा निम्न हो जाएगी, उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा। पूरी बात इस तरीके से समझ सकते हैं। ये काम रहेगा इसका, ये रोल रहेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जब वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो जितना हाई करेगा वोल्टेज को उसी रेशियो में करंट लो हो जाएगी। तो वोल्टेज तो बढ़ा ही रहा है। तो बच्चों अब चलते हैं, एक सेकंड, ये लीड थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, दूसरे टाइप के ट्रांसफार्मर पर, जिसको कहते हैं हम अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर बच्चों इसका उल्टा करेगा, उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देगा। तो ये ऐसे ही इसका रोल इधर को उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, संक्षेप में लिखें तो हाई वोल्टेज को क्या करेगा? लो वोल्टेज में कन्वर्ट। इसका उल्टा कर लेना, ये इधर लिख देना, ये उधर लिख देना। यानी ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर है उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देगा, बिल्कुल उल्टा करेगा उसका। हाई वोल्टेज को क्या करेगा बच्चों?
लो वोल्टेज में, उसी रेशियो में करंट भी चेंज हो जाएगी, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। क्लियर? तो ये दोनों ट्रांसफार्मर के जो फंक्शन थे वो मैंने यहाँ समझा दिए। अब बच्चों ये जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि ये जो मैंने बनाया है बच्चों, ये ऊंचाई है या अपचाई है? तो मैं बता दूं बच्चों, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा बच्चों, द्वितीयक कुंडली जो होगी उसमें फेरों की संख्या अधिक होगी। तो ये कौन सा है बच्चों, ऊंचाई, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, ऊंचाई। इधर हम प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगाएंगे जिसके वोल्टेज को हमें चेंज करना है, और यहाँ हमें बढ़ा हुआ वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरे कम होंगे और द्वितीय कुंडली में फेरे ज़्यादा होंगे, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब मैं पलट दूं, ये वाली कुंडली में इधर कर दूं, ये वाली इधर कर लूं, यानी प्रत्यावर्ती धारा में जो स्रोत है इधर लगाऊं और आउटपुट इधर लूं, तो वो हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो एक संकेत में यहाँ बना लेते हैं बच्चों, जैसे ऊपर मैंने ऊंचाई लिखा, तो इसके सांकेतिक चित्र को कैसे बनाते हैं ट्रांसफार्मर के, जैसे दो लाइन खींच दीजिए, ये करोड़ को इंडिकेट कर रही है, ये दर्शा रही है कि ये करोड़ है। ठीक है बच्चों? अब मैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर बना रहा हूं, तो इधर फेरों की संख्या होगी बच्चों कम, ठीक, और वायर कैसा होगा, मोटा। और इधर फेरों की संख्या होगी ज़्यादा और वायर होगा पतला। तो ये कौन सा बन गया बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचाई बनाना है तो उल्टा कर दें। अपचाई में क्या होगा बच्चों, इधर प्राथमिक कुंडली में फेरे होंगे अधिक, ये करोड़, और इधर द्वितीय कुंडली में फेरे होंगे कम और वायर होगा मोटा। क्लियर हो गई बात? ये हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर। बच्चों में ये देख लूँ कि स्क्रीन पर आ रहा है ये या नहीं। हाँ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों दोनों टाइप्स के मैंने बता दिए। अब ये कार्य कैसे करेगा, इसकी वर्किंग को देखेंगे। तो दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और उनके सांकेतिक चित्र भी आप सीख चुके, और कौन सा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को किस तरीके से चेंज करता है ये भी पता है आपको। अपचाई क्या करेगा बच्चों, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और अपचाई क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करेगा। लेकिन इस समय करंट लो होगी जब वोल्टेज हाई होगा तो, और जब लो वोल्टेज हो जाएंगे तो करंट हाई हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि VI कांस्टेंट रहना है, पावर कांस्टेंट रहनी है आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं इसकी वर्किंग पर, यानी ये कैसे कार्य करेगा, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। दैट इज वर्किंग। तो देखो बच्चों, जब प्राथमिक कुंडली पर, ये क्या है, प्राइमरी कॉइल, जब हम प्राथमिक कुंडली से कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा बच्चों मैंने अभी बताया था कि लगातार बदलती है, उसकी दिशा भी और उसका मान भी आवर्ती रूप से बदलता जाता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो बच्चों जब धारा का मान बदल रहा है, तो अब एक चक्कर की बात करें तो जब धारा यहाँ से यहाँ तक, इस साइकिल की बात करें हाफ साइकिल की, तो धारा एक दिशा में प्रवाहित होगी कुंडली में। इस साइकिल की बात करेंगे तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो धारा के प्रवाहित होने से बच्चों इस कुंडली का चुम्बकन हो जाएगा, सॉरी इस क्रोड़ चुम्बकित हो जाएगी। तो इन कुंडलियों से एक चुम्बकीय फ्लक्स बद्ध हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, क्योंकि दोनों कुंडलियाँ एक ही क्रोड़ पर लिपटी हुई हैं। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुम्बकीय फ्लक्स होगा वो दोनों का सेम होगा, एक फेरे से। इसके एक फेरे से जितना फ्लक्स होगा उसके एक फेरे से इसमें भी उतना ही फ्लक्स होगा बद्ध। ये कब है बच्चों, जब फ्लक्स की लीकेज नहीं हो रही है, फ्लक्स का क्षरण नहीं हो रहा है। तो हम ये आदर्श स्थिति में ये मान के चल रहे हैं कि फ्लक्स में कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई लीकेज नहीं हो रही,
तो जितना फ्लक्स इस कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध होगा उतना ही फ्लक्स इस द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध होगा। अब टोटल फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फेरों की संख्या दोनों कुंडलियों में अलग अलग है। मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमने ले ली NP यानी प्राइमरी, P फॉर प्राइमरी, और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ले ली NS। तो बच्चों जब धारा का मान लगातार बदल रहा है तो फ्लक्स इन कुंडलियों से जो बद्ध है वो भी लगातार बदलेगा। तो द्वितीय कुंडली भी उसी कोण पर है, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स भी लगातार बदल रहा है। तो फ्लक्स के परिवर्तित होने से फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इस कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी आवृत्ति उतनी ही होती है जितनी इस प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति है। उसी आवृत्ति का वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों, अपचाई में वोल्टेज ज़्यादा होंगे लेकिन आवृत्ति सेम रहेगी। जितनी आवृत्ति का आपने इनपुट लगाया है आउटपुट में भी उतनी ही आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो देखें बच्चों, फैराडे का नियम लगा के देखते हैं। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है और प्रत्येक फेरे से बद्ध अगर फ्लक्स जो है वो फाई हो तो प्राथमिक कुंडली में फैराडे के नियम से EP बराबर -NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना लिखेंगे, ES बराबर -NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। देखिए यहाँ भी डेल्टा फाई लेंगे, यहाँ भी डेल्टा फाई लेंगे, दोनों कुंडलियों में। मैंने अभी बताया था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, फ्लक्स का क्षरण नहीं हो रहा है। तो जितना प्राथमिक कुंडली से बद्ध फ्लक्स है प्रत्येक फेरे से उतना ही आउटपुट द्वितीय कुंडली में भी है, इसलिए दोनों जगह हमने डेल्टा फाई लिया है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है उसकी वैल्यू निकालूँ तो कितना मिलेगा, -EP अपॉन NP। और यहाँ से कितना मिलेगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T -ES अपॉन NS। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वेट करूं बच्चों तो माइनस से माइनस हट गया, क्या मिल गया, EP अपॉन NP बराबर ES अपॉन NS। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। अब बच्चों अगर प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो इसमें जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है उतना ही विभवांतर होगा, दोनों कुंडली के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज भी उतना ही होगा। तो ES की जगह हम क्या हो जाएगा, VS, वोल्टेज सेम होगा, प्रतिरोध नगण्य है यानी वोल्टेज का कोई लीकेज नहीं हो रही, ES बराबर VS हो जाएगा। एंड द्वितीय कुंडली का परपथ खुला हो यानी इसको हमने बंद परपथ नहीं किया है तो प्रतिरोध शून्य है बच्चों, तो उस समय ES जो है VS के बराबर होगा। सॉरी, प्रतिरोध कह गया मैं, खुला परपथ है बच्चों। जब परपथ खुला है तो EMF की लॉस नहीं होगी, तो जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल के ही बराबर होगा। तो ES बराबर VS तो लिख ही दिया मैंने, ऐसे EP, सॉरी मुझे वहाँ EP पहले बात करनी थी। मैंने अभी ये कहा था कि प्राथमिक कुंडली का अगर मैं प्रतिरोध नगण्य मान लूँ तो जो विभवांतर है कुंडली के सिरों के बीच वो किसके बराबर होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल के, यानी BP, यानी जो वोल्टेज और विद्युत वाहक बल सेम रहेंगे। ऐसा ही द्वितीय कुंडली में अगर परपथ खुला है, कोई लोड नहीं लगाया है, तो उस समय ES और VS इक्वल होंगे, वोल्टेज EMF के बराबर होगा। तो इस स्थिति में ये इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी कि VS अपॉन VP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। इस अनुपात को बच्चों हम कह देते हैं R। क्या है यहाँ, R को कहते हैं बच्चों परिणमन अनुपात। परिणामित्र पढ़ रहे हैं आप, परिणमन अनुपात, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखें,
अभी हमने कहा था कि इधर फेरे ज़्यादा क्यों लिए हैं और इधर कम क्यों लिए हैं, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज हम ज़्यादा चाह रहे हैं प्राइमरी से, तो इस रेशियो से देखिए वीएस और वीपी में वही रेशियो होगा जो एनएस और एनपी में है। तो जब एनएस ज़्यादा होगा यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, तभी द्वितीय कुंडली से प्राप्त विभवांतर भी ज़्यादा आएगा, यानी वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखी जाती है। जितनी अधिक रखोगे, इसमें जितना ज़्यादा रेशियो होगा, उतने ही रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे फेरों की संख्या डबल है, मान लीजिए इधर 10 फेरे हैं, उधर 20 फेरे हैं, तो उधर का वोल्टेज जो मिलेगा वो 2 गुना मिलेगा। उसी अनुपात में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चों। ये वोल्टेज में वही अनुपात होगा जो फेरों की संख्या में अनुपात है। तो हम वोल्टेज को अगर 3 गुना बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें फेरों की संख्या इससे 3 गुनी लेनी होगी। 4 गुना वोल्टेज चाह रहे हैं तो फेरों की संख्या 4 गुनी लेनी होगी। 5 गुना चाह रहे हैं तो फेरों की संख्या 5 गुनी लेनी होगी, एटसेट्रा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने गुना वोल्टेज हमें आउटपुट में चाहिए, द्वितीय कुंडली से चाहिए, उतने ही गुना प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भी बढ़ानी होगी, उतनी ही गुना फेरों की संख्या करनी पड़ेगी। यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो अब बच्चों देखें, इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि अगर हम फॉर उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करें, यानी फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर में बच्चों Vs ज़्यादा होता है, Ns ज़्यादा लेने होते हैं। Ns इज़ ग्रेटर देन Np, जो कि फिगर से दिख रहा है। ये मैंने उच्चाई ही बनाया है, इसमें Ns ज़्यादा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो जब यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो बच्चों बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करेंगे तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो इसलिए ये R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। किसके लिए? स्टेप अप यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। अब जस्ट इसका उल्टा स्टेप डाउन की बात करें, अपचाई ट्रांसफार्मर की, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होगा बच्चों? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से। तो इस इक्वेशन से आप देखिए NS कम है, NP ज़्यादा है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करोगे तो हमेशा 1 से कम आएगा। इट मीन्स R इज़ लेस देन 1। क्लियर? तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से छोटा होता है और उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी इसी इक्वेशन को हम और एक्सटेंड करते हैं बच्चों। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक बात और बताना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अभी हमने एक बात बताई थी बच्चों कि आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊर्जा की किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो रही। देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर। अगर लॉस न हो तो जितनी पावर हमने इनपुट में लगाई है उतनी ही आउटपुट में मिलेगी। ठीक है ना? यानी प्राथमिक कुंडली इनपुट और द्वितीय कुंडली आउटपुट। तो इनपुट पावर किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों? आउटपुट पावर। अब ये हटा दूं बच्चों प्राइमरी कॉल, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं तो पता भी है ये प्राथमिक कुंडली है। आउटपुट पावर। ठीक है बच्चों। अब इनपुट प्राथमिक कुंडली है तो इसमें P इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? पावर VI। तो इनपुट में वोल्टेज VP है और धारा जो बह रही है वो IP मान ली। प्राथमिक कुंडली की वजह से PP हमने लगा दिए हैं। तो वो किसके बराबर होनी चाहिए? सेकेंडरी के वोल्टेज इनटू करंट। सेकेंडरी में करंट IS और वोल्टेज VS है। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में कि ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही। लेकिन व्यवहारिकता में बच्चों ऐसा होता नहीं है, उसकी चर्चा भी करेंगे आगे। तो यहाँ से बच्चों VS अपॉन VP निकालें अगर, तो कितना हो जाएगा? IP अपॉन IS। तो ये लाइन और यहाँ बढ़ा लेते हैं तो हमारी ये इक्वेशन एक्सटेंड होके क्या हो जाएगी बच्चों कि VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। इसे भी हटा दूं बच्चों,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये आपको पता है। NS अपॉन NP बराबर R, ये इक्वेशन और एक्सटेंड कर दी हमने, इसमें अब करंट का फंक्शन भी आ गया। तो बच्चों यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट उसी रेशियो में कम हो जाएगा, और जब वोल्टेज कम करोगे तो करंट उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलेंगे बच्चों, थोड़ी देर बाद इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अभी हमने बताया कि ट्रांसफार्मर से जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा करंट उसी अनुपात में कम हो जाएगी, यानी करंट और उसी रेशियो में फेरों की संख्या होगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं और द्वितीयक में 200 फेरे हैं। यहाँ जो हमने इनपुट वोल्टेज लगाया वो 200 वोल्ट ले लिया, और करंट है 10 एम्पियर, और आउटपुट में फेरे डबल हैं, तो बच्चों वोल्टेज यहाँ का डबल हो जाएगा। इस इक्वेशन से देखिए, जैसे मैं लेता हूँ VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP। तो देखें VS हमें निकालना है, तो NS बटे NP इंटू BP बराबर, देखें NS 200 बटे 100 गुणा BP कितना है बच्चों, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज 200, तो इंटू इधर लिखता हूँ, ठीक है, इंटू 200 यहाँ लिख देता हूँ। तो इससे ये 2 टाइम्स कट गया, 400 हो गया। तो फेरों की संख्या डबल थी तो वोल्टेज भी डबल हो गया बच्चों। जैसे यहाँ 200 था, यहाँ 400 हो गया। अगर वोल्टेज 3 गुने करने हैं तो इधर फेरों की संख्या 3 गुनी लेनी होगी। वही बात हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। अब देखें करंट उसी रेशियो में घट जाएगी। वोल्टेज डबल हो गया बच्चों, 200 से कितना हो गया, 400 वोल्ट। अब करंट, जब वोल्टेज डबल हुआ है तो करंट उसी अनुपात में घटेगी, यानी आधी हो जाएगी, 10 की 5 एम्पियर। यहाँ से देख लें या यहीं से देख लें कि IP बटे IS बराबर VS बटे BP है। यहाँ से देखिए VS कितना हो गया बच्चों, 400, और BP 200 बराबर IP 10 एम्पियर थी बटे IS। तो यहाँ से देखें IS कितना आएगा, IS बराबर 10 गुणा 200 बटे 400, ये 2 बार कटे और 2 से ये 5 एम्पियर आएगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ये तब हैं जब ट्रांसफार्मर एक आदर्श स्थिति में है। आदर्श ट्रांसफार्मर है, यानी उस ट्रांसफार्मर में जितनी इनपुट पावर हम दे रहे हैं आउटपुट पावर भी उतनी ही मिल रही है, यानी पावर का, एनर्जी का कहीं भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। इनमें भंवर धाराएँ उत्पन्न होंगी जो कि इस क्रोड को गर्म करेंगी, उससे भी ऊर्जा की हानि होगी। ये क्रोड बार बार चुम्बकित और विचुम्बकित हो रही है, उससे भी ऊर्जा की हानि होगी। इन तारों का भी प्रतिरोध होगा कुंडलियों का, उसके कारण भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी खर्च होगी। तो प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। यानी इस स्थिति में क्या हुआ कि इसकी दक्षता 100% हो गई, यानी जितना इनपुट दे रहे हैं आउटपुट पावर भी उतनी ही मिल रही है। तो बच्चों अब हम प्रैक्टिकली, चूँकि ऐसा नहीं होता है, इसलिए अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है 100% आउटपुट पावर नहीं दे सकता। तो कितनी दे सकता है उसी के आधार पर हमने एक टर्म बनाया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो दक्षता का तात्पर्य ये है बच्चों कि हमने जो इनपुट दिया उसका कितना भाग हमें आउटपुट में दे रहा है और कितनी ऊर्जा की हानि हो रही है, इससे हम दक्षता को समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता पढ़ते हैं अब। ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी। एक सेकंड बच्चों, गड़बड़ हो रही है।
एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी को बच्चों ईटा से लिखेंगे, ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा आउटपुट पावर, यानी निर्गत शक्ति, जो कहाँ से मिलेगी, द्वितीयक कुंडली से, अपॉन इनपुट पावर। हमने कितना इनपुट दिया, आउटपुट कितना मिला, इसका रेशियो। इनपुट पावर दैट इज निवेशी शक्ति, या ये कह सकते हैं भाई निर्गत शक्ति कहाँ से मिल रही है, आउटपुट द्वितीयक कुंडली से। हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक कुंडली से प्राप्त शक्ति बटे प्राथमिक कुंडली पर लगाई गई शक्ति। तो इससे बच्चों ईटा जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100 कर देंगे। आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर इंटू 100, तो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। इसका क्या तात्पर्य है, जैसे बच्चों इस एग्जाम्पल को हम देखें, या हम प्राथमिक कुंडली पर जैसे शक्ति हमने लगाई है, यहाँ पर अब आदर्श स्थिति की बात नहीं हो रही, हमने यहाँ पर लगाई है पावर, मान लीजिए 10,000 वाट, ठीक है, कितनी लगाई है बच्चों, 10,000 वाट, और आउटपुट में हमें मिल रहे हैं 8,000। आउटपुट पावर इतनी मिल रही है, तो सीधी सी बात है 80% हो गई। 10,000 का 8,000 हमें दे रहा है, तो ये ऐसे देख लें, 10,000 आउटपुट, वो सॉरी 8,000 बटे 10,000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये कितनी आ गई, 80%। या अभी हमने ये जो डाटा लिखा था बच्चों, यहाँ देखिए इनपुट पावर कितनी थी, 200 और 10 का गुणा करेंगे 2000 एम्पीयर, 2000 वाट थी। ये आदर्श स्थिति में थी, तो इधर भी 2000 आया था, तो ये 100% की बात हो गई, आदर्श स्थिति हो गई। लेकिन व्यवहारिकता में 2000 नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने वोल्टेज 400 की है और करंट 3 एम्पियर हो गया, तो यहाँ कितनी रह गई, 1200। मान लीजिए हमने ये जो 200 और 10 एम्पियर लगाया था, और आउटपुट में वोल्टेज तो हमने डबल कर लिया, चलिए 400, और करंट रह गई मान लो 3 एम्पियर, तो पावर कितनी हुई बच्चों, 1200 वाट, और लगाई कितनी थी, 2000 वाट। तो अब देखें एफिशिएंसी, ईटा इक्वल्स टू आउटपुट कितना मिला हमें, आउटपुट अभी हमने यहाँ लिखा था बच्चों 1200 वाट, यानी 1200 लगाया कितना था, 2000 वाट इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, और 2 से ये हो गया 60, यानी 60% हो गई। तो प्रैक्टिकली बच्चों पावर आउटपुट कम ही होती है, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा तमाम प्रकार की भिन्न भिन्न रूपों में क्षय हो जाती है, लॉस हो जाती है एनर्जी, इसलिए हमें 100% आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो लेकिन जब आदर्श स्थिति की बात करेंगे तो हम इन्हीं सिचुएशन को लेके चलेंगे कि जितनी इनपुट पावर है उतनी ही आउटपुट पावर है। तो ये रहा बच्चों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक टॉपिक। अब बात यहाँ ये आती है कि बच्चों हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा, क्यों पढ़ा, इसका कहाँ यूज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी चर्चा बच्चों करेंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो रहा है। तो कल हम ये सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर की उपयोगिता है क्या, क्यों बनाया गया ट्रांसफार्मर। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।